हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के बहुत ही सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, टारगेट आप लोगों का 95% है और इसी के बेस पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आएगा। उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न हमसे यह पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न, स्टार बना लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को इसको मिलेगा आप लोगों को। पहला प्रश्न यह बोल रहा है यहाँ पे कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। कह रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक p है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक p है, उसके प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए उसमें से अगर मैं विषम पूर्णांक को छाटूं तो वो किस रूप का होगा। ठीक है, कह रहा कोई धनात्मक पूर्णांक p है, अगर मैं उसमें से धनात्मक विषम पूर्णांक छाटूं तो वो किस रूप का बनेगा, यह पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए ऑप्शन लेके मैं चूज कर लेता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए कभी होगा नहीं। अगर मैं p बराबर 1 रख लेता हूं तो p बराबर 1 रखने पे आपका धनात्मक पूर्णांक तो हो जाएगा, लेकिन जैसे p बराबर 2 रखूंगा तो पता चलेगा कि ये आपका विषम और सम पूर्णांक हो गया। ये तो आपका विषम हो जा रहा है, लेकिन p बराबर 2 रखने पे क्या हो जा रहा है, आपका विषम हो जा रहा है। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन होगा नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन तो हम क्लिक नहीं कर सकते हैं भाई। दूसरा अगर मैं चेक करूं तो p बराबर 1 रखूंगा तो 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो विषम पूर्णांक चाहिए ना हमको, लेकिन एक एक जोड़ने पे 2 हो रहा है जो कि सम पूर्णांक है, भी नहीं हो पाएगा। 2p, अगर p बराबर 1 रखूं तो 2 को गुणा एक में करूंगा तो 2 ही आने वाला है। तो ये भी आप लोगों का सम पूर्णांक हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। राइट आंसर यही होगा। ठीक है, इस पे आप p बराबर कोई भी वैल्यू रख लीजिए, हमेशा आपको विषम धनात्मक विषम पूर्णांक ही मिलेगा। p बराबर 1 रखोगे तो 2 एकम 2 1 3, तो 3 जो आपको आ रहा है ये भी आपका धनात्मक विषम पूर्णांक ही है। p बराबर अगर मैं 2 रख लेता हूं तो 2 दूनी के 4 और 4 1 5, ये भी आपका धनात्मक विषम पूर्णांक ही है। 3 रखोगे तो रख लो, 3 दूनी के 6 और 1 7, 7 भी आपका धनात्मक विषम पूर्णांक ही है। मतलब p का वैल्यू कुछ भी रखो, हमेशा आपको धनात्मक विषम पूर्णांक ही मिलेगा, इसलिए डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और एक समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे हल करके हमें ज्ञात करना है कि इसका हल क्या होगा, x बराबर क्या आएगा, y बराबर क्या होगा। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। आपको दो समीकरण दिया है, एक दिया है x माइनस वाई बराबर दे रखा है 2, ये समीकरण नंबर पहला मान लीजिए, और एक और आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, यह समीकरण नंबर दूसरा। इसको जोड़ दिया जाए, क्योंकि माइनस वाई या प्लस वाई कट जाएगा जोड़ने पे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस वाई और प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यक्स एक्स मिलके हो जाएगा 2x और बराबर 2 2 मिलके हो जाएगा 4। अगर मैं यहाँ इसको कटा देता हूँ तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 2, यक्स बराबर 2 आ गया, और यक्स का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो यक्स की वैल्यू समीकरण दूसरा में रख देते हैं, तो यक्स आ गया, यक्स जगह 2 प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 2। अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो y बराबर आ जाएगा 2, प्लस वाई उधर जाएगा तो माइनस के 2, y बराबर 0 आ जाएगा। देखिए x बराबर 2 y बराबर 0 कहीं दिया है, तो देखिए x बराबर 2 y बराबर 0, मतलब b जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यह वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, देखिए समीकरण है 5x² माइनस के 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग है। ठीक है, तो जब भी आपको ये आपका जैसा देखने में आपको मालूम चल रहा है कि द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, पूछा रहा है कि मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग के लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। मूलों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस यक्स का गुणांक, मैं लिख देता हूं आप लोग याद कर लेना, माइनस यक्स का गुणांक और बटे में होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यह फार्मूला होता है। अगर यह फार्मूला आप लोगों को मालूम है तो आप आराम से कर डालोगे। ये किसका फार्मूला है, तो मूलों के योग का, मूलों का
योग जब भी आपको निकालना हो, यह फार्मूला लगाना आसानी से आ जाएगा तुरंत। तो माइनस तो फार्मूला लगा था माइनस, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक है -3, तो यहाँ पे लगा देंगे -3, और बटे में यक्स स्क्वायर गुणांक, यक्स स्क्वायर गुणांक 5 है, तो ये बटे में 5, तो माइनस माइनस +3 और बटे में 5, 3/5 आएगा, मूलों का योगफल दिया हुआ है क्या, ठीक है, 3/5। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3/5। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत पॉपुलर प्रश्न है। कह रहा है कि यक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 9 का हल है। कितना सिंपल है, यक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 9 दिया है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे हल करोगे, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 4 को गुणा 9 में होगा तो 4 9 36। अगर मैं यक्स के वैल्यू निकालूं तो यह वर्ग है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा आपका, वर्गमूल में। और सबको मालूम है कि वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, प्लस और माइनस में। 36 का वर्गमूल 6, तो यक्स बराबर क्या आ गया, +-6, मतलब कि एक 6 आएगा और एक वैल्यू -6 आएगी, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो यक्स बराबर देखिए क्या आ गया, +-6। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं कोई बिंदु ए मान लेते हैं, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 5,0, और एक बिंदु और मान लेता हूँ यहाँ पे बी मान लेता हूँ, जिसका निर्देशांक यहाँ पे -12, क्या है, 0 है। और इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए आप लोगों को। तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा, दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, करड़ी में x2 -x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 -y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर। अब इसी पे लगा देंगे तो हो जाएगा आपका करड़ी में x2 मतलब कि -12 और -x1 मतलब 5, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। y2 मतलब 0 और -y1 कितना है, ये भी आपका 0 है, इसका होल स्क्वायर। ऐसे हल करेंगे इसको तो कैसे हो जाएगा, करड़ी में -12 और -5 -17 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 0 गया तो 0 के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर मैं इसे आगे हल करूं तो ये हो जाएगा आपका -17 का, अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 289, और प्लस 0 का होल स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा करड़ी में 289, क्योंकि 0 जोड़ोगे तो उतना ही हो आएगा। अब क्या आ जाएगा इसका, 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17, 17 इकाई। क्या है आपका दूरी सूत्र है 17 मा, ठीक है, क्या आ जाएगा 17 इकाई। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, देखिए दिया हुआ है इसमें, ठीक है, उसको देख लेते हैं दिया हुआ है कि नहीं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हाँ दिया तो है, बी, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दूरी सूत्र अगर आपको मालूम है तो क्वेश्चंस कर डालोगे आप। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, आप लिख लो। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां था, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, ये दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है यहाँ पे किसकी वैल्यू, sec a की, कि sec a की वैल्यू बताइए। तो यहाँ से अगर मैं cot a की वैल्यू निकालूं तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4, या 3 गुणा में तो जाएगा तो इधर हो जाएगा आपका भाग में। तो cot a बराबर कितना आ गया, 4/3 आ गया। आप चाहोगे तो पाइथागोरस नियम लगा के समकोण त्रिभुज में लगा सकते हो, अन्यथा एक फार्मूला होता है, सबको मालूम होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1+10² ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला तो याद ही होगा आप लोगों को। अगर मैं सेक ए की बात करूं तो यह वर्ग है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, वर्गमूल में, तो ये फार्मूला बन जाएगा 1+10² ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा, और ये फार्मूला तो आप लोगों को मालूम ही है।
ठीक। तो आप सोचोगे कि टेन की वैल्यू तो मालूम नहीं है, यहाँ पे तुमको कॉट की वैल्यू दिया है, तो भाई जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो अगर मैं टेन ए की बात करूं तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तुरंत वैल्यू मालूम चल गया टेन ए की। अब यहाँ पे रख दो, सेक ए की वैल्यू निकल जाएगा तुरंत। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन की वैल्यू कितना है 3/4, इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा आपका सेक ए बराबर करड़ी में 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ से सेक ए बराबर आ जाएगा आप लोगों का 16 कम 16, 16 और 9 25 बटे कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से आपका सेक ए का वैल्यू आ जाएगा 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 4 और 16 का वर्गमूल 4। सेक के बराबर कितना आ गया 5/4 आ गया। देखिए दिया हुआ है क्या ऑप्शन में 5/4, दूसरा ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारा तरीका होता है लगाने का, जितना तेज दिमाग आपका काम करेगा उतना तेज आप लगा के आंसर निकाल लोगे। चलिए, और ये प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है, वैल्यू बस पुटअप करना है। अगर वैल्यू आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन चुटकियों का खेल है, आप आराम से 2 मिनट में, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हमने बोल दिया, 1 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर डालोगे। तो यहाँ पे दिया ही क्या है, 2 गुणे 10 तीसंस, 10 तीसंस का वैल्यू कितना होता है सबको मालूम होना चाहिए। 10 तीसंस का वैल्यू होता है 1/करड़ी में कितना 3 होता है। ठीक, और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/करड़ी में 3 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे करेंगे तो ये ऊपर तो आ जाएगा आपका 2 करड़ी में 3 आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा, ऊपर तो आपका बन गया 2 करड़ी में 3, और नीचे बच जाएगा 3 कम 3 1, 4/3। इसे हल करना चाहेंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3, या भाग में है ना, गुणा में चेंज करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, काटोगे तो 2 दूनी के 4, तो आपका आ जाएगा ऊपर 3 और नीचे आ जाएगा आपका 2 करड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 करड़ी में 3। अब इसे हल करें हम, तो सबको मालूम है कि जो परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि हर में करनी नहीं होती है, इसलिए हम करनी में 3 का गुणा ऊपर, करनी में 3 का गुणा नीचे कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा 3 करनी में 3 और नीचे आ जाएगा 2 गुणे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं 3 से 3 अगर काट दूं तो बच जाएगा करड़ी में 3/2। क्या बच जाएगा, करड़ी में 3/2। अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ क्या है, लेकिन ऑप्शन में इस प्रकार का दिया है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। आप हमें बताइए कि किसका मान करड़ी में 3/2 होता है। तो सबको मालूम है कि sin 60 अंश का वैल्यू करड़ी में 3/2 होता है, इसलिए आप लोगों का ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब sin 60 अंश का वैल्यू होता है करड़ी में 3/2, इस प्रकार आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, कितना सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 8वां। देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। कह रहा है कि कोई वृत्त है, उस वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको बोला है कि वृत्त का जो परिमाप होगा, वृत्त का परिमाप जो होगा वह बराबर होगा वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त के क्षेत्रफल की, ये चीज हमको दे रखा है। और अगर यह सिचुएशन बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है सबको मालूम है, 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है। ठीक है, और हमसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या मतलब r की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो मिल तो गया, पाई से पाई कैंसिल, इस r से इस ऊपर r कैंसिल, इधर बच गया 2, इधर बच गया r। तो त्रिज्या तो निकल ही गई, त्रिज्या कितना आ गया 2, और मात्रक कुछ नहीं दिया है तो इसलिए हम लोग मात्रक लिखेंगे। सेंटीमीटर में दिया रहता था सेंटीमीटर में, हालांकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं, बस फार्मूले पे ही लगा है, तो इसलिए 2 मात्रक आ जाएगा। दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो देखिए फार्मूला अगर याद है तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 यह है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर, अरे 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल दिया हुआ है। हाँ, ठीक है, उसके आधार का व्यास क्या होगा। देखिए बेलन कैसे बनता है सबको मालूम, देखिए बेलन इस प्रकार बनता है। सिचुएशन क्या दिया है
कि बेलन के आधार जो है पूरा का पूरा आधार, इसका पूरा का पूरा हमको क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। ये पूरा पूरा जितना एरिया है वो है आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमसे पूछ रहा है आधार का व्यास, आधार का व्यास का मतलब समझ रहे हैं, यहां से लेकर यह दूरी पूछ रहा है, ठीक है। आधार का व्यास यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें देखिए फार्मूला अगर मालूम रहेगा तभी आप कर पाओगे, फार्मूला अगर नहीं मालूम रहे तो नहीं कर पाओगे। इसलिए फार्मूला आप लोगों को रटना है, मैं एक दिन फार्मूला लिखवा दूंगा पूरा का पूरा, फार्मूले को पूरा अच्छे तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, रट जाइएगा। चलिए तो देखिए क्या तरीका इसका याद करने का है। अगर आप लोगों को देखिए ये लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इसको अगर मैं अलग बनाऊं तो आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रहा है। तो ये वृत्त ही तो है, यह वृत्त है, बस नीचे आपको वृत्त इस तरह लगा हुआ है। तो ये वृत्त का ही तो क्षेत्रफल है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी वही होगा, ठीक है, क्योंकि वृत्त ही नीचे है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया है कितना, 9 पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं पाई से पाई का कैंसिल कर लेता हूं तो आ जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 9। आर की वैल्यू निकालूं तो आर बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 9, तो आर बराबर आ जाएगा 3, ठीक है, सेंटीमीटर। आर की वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर मालूम चल गया, व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या की दुगनी, डी जो होता है वो होता है 2r। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 3, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए दिया हुआ है क्या ऑप्शन में, देना तो चाहिए इसको। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, दिया है, ठीक है, यह जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बहुत बार एग्जाम में आता है, इस बार तो 100% आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। पहले तो हम लोग लिखेंगे ए से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्या होती क्या क्या है। तो 1 से लेकर 9 तक होती है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9। 1 से लेकर 9 तक हमने संख्या लिख लिया, प्राकृतिक संख्या, उसका समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है कि इनका पहले योग करो, जितने भी आपको दी हुई संख्या उसका योग करो, बटे में जितनी संख्या उसका भाग दो। कितनी संख्या है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, एक 9 संख्या है, 9 का हमने भाग दे दिया, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। ये आपका निकल रहा है क्या, समांतर माध्य निकल रहा है, ठीक है। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 9, 8, 17, और 17 और 7 24, 30, 30, 5 35, 35 और 39, 39 1 40, और 40 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 40 और 5 3 2 5, 40 और 5 हो जाएगा 45, 45 बटे 9 काट दो के तो आ जाएगा 5, मतलब समांतर माध्य कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन में भी दिया हुआ है बी, तो ये बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए तो ये प्रश्न भी आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब तक तो हमने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं। अब मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ इसी में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए उसको देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न 2022 में बहुत 2 बार पूछा हुआ था, ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है 2022 में, ठीक है। इस बार भी संभावना है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लो। कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आप करने जा रहे हो तो आप पहले डायग्राम सेट कर लो, इसके बाद आपको खुद मालूम चल जाएगा क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब हमको आयताकार खेत बोला है, तो जब भी खेत बनेगा तो वो आयत होगा, आयताकार खेत है तो आयत बनेगा भाई, ठीक है। कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो यह विकर्ण हम बना लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण, जो विकर्ण है ना छोटी भुजा से, तो आयत में छोटी भुजा क्या होती है, तो छोटी भुजा ये होती है, ठीक है, चौड़ाई, चौड़ाई जो है छोटी भुजा होती है आयत में। कह रहा है कि जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और बड़ी भुजा मतलब लंबाई जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है,
तो छोटी भुजा को हमें मानना पड़ेगा। छोटी भुजा को हमने मान लेते हैं यक्स। जैसे ही छोटी भुजा को हम यक्स मान लेते हैं कि यक्स मीटर है भाई, क्या मान लेते हैं, यक्स मीटर। तो बीकड़ जो होगा वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो बीकड़ आपका हो जाएगा यक्स प्लस 60 मीटर। और जो बड़ी भुजा लंबाई है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है, तो ये हो जाएगा आपका यक्स प्लस 30 मीटर लंबी लंबाई। ठीक। तो हमसे पूछा है यहाँ पे, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब बिकड़ भी ज्ञात कीजिए, लंबाई भी ज्ञात कीजिए और इसकी चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए, मतलब छोटी भुजा भी ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान से देखें तो आपको मिल रहा होगा एक समकोण त्रिभुज नजारा आप लोगों को, क्या, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक ही रूल फॉलो करता है, एक ही नियम होता है, एक ही सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय। डायरेक्ट आप वही लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। ठीक है। तो यहाँ नाम भी दे देता हूँ, आप लिख लो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी रख लो। ठीक है। लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। प्रमेय से ऐसे लिखो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, सबको भी मालूम होना चाहिए। वो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस किसके, आधार के स्क्वायर के, क्या होता है वह बराबर होता है, यह पाइथागोरस प्रमेय कहता है। ठीक है। तो कर्ण, कर्ण आपका क्या दिया है, ए सी। तो ये हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब आपका क्या हो गया, यक्स, तो हो जाएगा यक्स का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है जी आपका, यक्स प्लस 30, तो हो जाएगा यक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसे हल करें तो एसी को हम रखेंगे यक्स प्लस 60, तो इसका होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका यक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे लिख ही दिया हूँ, यक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब इसे तोड़ेंगे तो ये तो आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर टूट जाएगा। फॉर्मूला में इधर लिख देता हूँ, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है। इसी फॉर्मूला को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 60 का स्क्वायर प्लस 2ab, टूट गया। और बराबर ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर और प्लस ये भी आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर टूटेगा तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 30 का स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक। इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर, यह आपका हो जाएगा 3600, यह प्लस 160 बी मतलब 60 दुना के 120 एक्स हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 30 का करेंगे तो ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 30 दूनी के 60 एक्स। यहाँ से आप देख पा रहे हो यक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है। तो आपका इधर हो जाएगा आपका कितना 3600 और प्लस इधर हो जाएगा आपका 120 एक्स बराबर इधर क्या बच जाएगा आपका यक्स स्क्वायर बच गया इधर आपका 900 और प्लस के 60 एक्स बच गया। तो इन सारी चीज को ट्रांसफर करके इधर लेके चले आओ, इधर बच जाएगा 0 बराबर यक्स स्क्वायर और प्लस के 900 और प्लस के 60 एक्स और यह प्लस के आएगा इधर तो माइनस के 3600 और यह प्लस के आएगा तो माइनस के 120 एक्स। ठीक है। अब इसको कर दो तो 0 बराबर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस 60 एक्स और माइनस 120 एक्स घट जाएगा तो बच जाएगा आपका माइनस के 60 एक्स और ये आपका माइनस 3600 और प्लस 900, तो 3600 में से 900 घटेगा तो कितना बच जाएगा माइनस के 2700। ठीक है। इसको आप इधर लिख सकते हो यक्स स्क्वायर माइनस के 60 यक्स और माइनस के 2700 बराबर के 0 लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसका फैक्टर कर दो तो गुणनखंड बन गया। तो फैक्टर क्या होगा, गुणा करने पे 2700 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 60 आ जाए तो हो जाएगा 90 और 30, क्योंकि 90 और 30 गुणा करेंगे तो 2700 आ जाएगा, 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 भी हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग यक्स स्क्वायर माइनस के 90 यक्स और प्लस के 30 यक्स और माइनस के 2700 बराबर के 0 हो जाएगा। यहां से आप कॉमन ले लो, यहां से अगर यक्स कॉमन ले लेते हो तो हो जाएगा यक्स माइनस के कितना 90 और यहां से अगर आप 30 कॉमन ले लेते हो तो हो जाएगा यक्स माइनस एक जीरो से एक जीरो कट गया बच गया 270, 270 में 3 का भाग दोगे तो जाएगा 9 बार में और एक जीरो बढ़ा देंगे 90 बार बराबर 0। यहाँ पे भी यक्स माइनस 90, यहाँ पे भी यक्स माइनस 90 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका यक्स माइनस के 90 एक कोष्टक में
और एक कोष्टक में हो जाएगा यक्स प्लस के 30 और बराबर के क्या हो जाएगा 0। एक बार आप यक्स माइनस 90 बराबर 0 कर लो और एक बार आप यक्स प्लस 30 बराबर 0 कर लो। तो यक्स बराबर ये आ जाएगा आप लोगों का 90 और यह यक्स बराबर आ जाएगा माइनस के 30। तो माइनस में तो आंसर लेंगे नहीं, जब भी लेंगे तो प्लस में लेंगे। तो यक्स बराबर 90 आ गया। तो हमें भुजाएं पूछा था ना, तो यहाँ पे छोटी भुजा जिसको हमने यक्स माना था और एक थी आपकी बड़ी भुजा इससे 30 मिनट ज्यादा थी, ठीक है। तो 30 मीटर ज्यादा का मतलब x प्लस 30। और एक विकर्ण भी दिया था, विकर्ण जो था ना वो छोटी भुजा मतलब यक्स से 60 मीटर अधिक था, तो यह हो जाएगा x प्लस 60। अब निकाल लीजिए। तो यक्स छोटी भुजा तो यक्स यक्स मतलब कितना 90, तो छोटी भुजा तो आपका 90 मीटर आ गया। और बड़ी भुजा कितना आ जाएगा 90 और 30 120 मीटर जो आ जाएगा यह बड़ी भुजा आ जाएगा। विकर्ण की बात करें तो यक्स की जगह 90 रखेंगे तो 90 और 60 150 मीटर का आ जाएगा आप लोगों का विकर्ण। कितना 150 मीटर का आप लोगों का विकर्ण आ जाएगा। तो सभी भुजा तो निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी, रिक्वेस्ट आप लोगों से। समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत आराम आराम से मैं एक एक स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। वो तो आप लोगों का एकदम मान के चलिए वो तो आना ही तय है, वैसा ही प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए यह प्रश्न तो आप लोगों का फिक्स ही है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों का है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न तो आप लोगों के लिए फिक्स ही है, इसको याद कर लेना। एक्सरसाइज भी बता देता हूँ, आप लोग बुक से अपने एक्सरसाइज 3.6 के जितने क्वेश्चन से सबको रट जाना है। यहाँ से प्रश्न बनना अनिवार्य है। प्रश्न यह है कि निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। इसे हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है। कैसे हल करेंगे वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए सिंपल, ये आपका 5/x-1 है और आपका 1/y-2। यही चीज यहाँ पे देखिए, नीचे x-1 और यहाँ पे भी y-2 है। क्या मैं इस 5 बटे जो x-1 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणे 1 बटे ये तो आपका x-1 है। कोई डाउट नहीं? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 को गुणा 1 में करूंगा तो 5/x-1 वही चीज बनने वाला है। और प्लस ये तो आपका ऊपर 1 है ही, तो ये चीज क्या लिखना है तो सिंपल आप लोगों का ऐसे ही रहने वाला है। और बराबर ये हो जाएगा आपका 2। इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 1/x-1 आराम से। और माइनस के ये हो जाएगा 3 गुणे 1/y-2 और बराबर में 1। इतना तो आप आराम से कर डालोगे। तो देखो यहाँ पे भी आपका 1/x-1 सेम चीज यहाँ पे भी 1/y-2 सेम चीज यहाँ पे भी। मतलब आप लिखोगे यहाँ पे नीचे कि माना जो 1 बटे आपका x-1 आ रहा है इसको आप a मान लो, समीकरण नंबर पहला। और तथा जो आपका 1/y-2 आ रहा है इसको आप b मान लो, और ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। अब इसी को उठाकर इसमें पुटअप कर दो तो हो जाएगा 5 गुणे 1/x-1 को a माने हो तो ये हो जाएगा a, और प्लस इसको पूरा का पूरा आपने b माना है तो हो जाएगा b बराबर के 2। तो हो जाएगा आपका 5a और प्लस b बराबर के क्या आ जाएगा 2। ये हो गया समीकरण नंबर तीसरा। और इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणे इसका वैल्यू आपने क्या माना है a, तो ये हो जाएगा माइनस 3 गुणे इसका वैल्यू आपने b माना है तो b बराबर 1। तो यह बन जाएगा आपका 6a माइनस के 3b और बराबर के 1। और ये आपका हो गया समीकरण नंबर चौथा, ठीक है। देखो यहाँ पे -3 भी है और यहाँ पे b है। इसमें 3 का अगर मैं गुणा कर दूं तो ये भी 3b काम बन जाएगा। लिखोगे यहाँ पे कि समीकरण 3 में, क्योंकि हम विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं, विलोपन विधि का यही नियम होता है कि कोई ना कोई एक वैल्यू को आप बराबर करो। तो लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पे, समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, तो चलो गुणा कर लेते हैं। गुणा करोगे 3 का तो 3×5=15a और प्लस ये हो जाएगा 3b और बराबर 3×2=6। ये समीकरण नंबर 5वां। तो देखो ये भी आपका +3b आ गया, ये भी -3b। तो -3b +3b जब भी विपरीत चिन्ह आ जाए तो हमेशा जोड़ते हैं। तो लिखोगे कि समीकरण 5 को जोड़ रहा हूं किस में, समीकरण 4 में जोड़ रहा हूं। तो चलो जोड़ देते हैं। समीकरण 5 आपका है 15a प्लस 3b बराबर के 6
और वो चौथा समीकरण जो आपका है वो है 6a माइनस के 3 भी बराबर के 1। जोड़ने पे क्या होता है कि +3 भी -3 भी कैंसिल हो जाएगा। 15 और जो 6 मिलके हो जाएगा 21 से बराबर 6 और 1 मिलके हो जाएगा 7। अगर मैं ए के वैल्यू निकालूं तो ये बराबर आ जाएगा 7 बटे कितना 21, काट दोगे तो ये बराबर 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, ये बराबर कितना गया 1/3। अब 1/3 का वैल्यू उठाकर तुम चाहे हो तो 5 में रख दो, 4 में रख दो, 3 में रख दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो चलो हालांकि हम 3 में रख देते हैं, सिंपल है। तो लिखोगे कि समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर चलो रख दो, तो हो जाएगा 5 गुणे ए आ गया ना, एक वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 1/3, तो 1/3 और प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 2। इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5/3 और प्लस बी बराबर के क्या हो जाएगा 2। बी का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 2 माइनस के 5/3, क्योंकि ये चीज जाएगा तो उधर हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 1, मान लो एलसीएम हो जाएगा 3, 3 दूनी के 6, 3 से 3 कैंसिल 5। तो बी बराबर क्या आ जा रहा है 1/3। तो ए बराबर 1/3, बी बराबर भी 1/3 आ गया। देखो हम 3 में ए का मान रखे हैं, तुम चाहोगे तो 5 में भी रख सकते हो, 4 में भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चलो तो ए बराबर 1/3, बी बराबर भी कितना आ गया 1/3। अब हम क्या करेंगे, ए और बी का जो मान है उसको उठाकर रखोगे अब तुम समीकरण 1 और समीकरण 2 में। ठीक है, तो चलो लिखोगे यहाँ पे कि ए तथा बी का मान, ए तथा बी का मान समीकरण 1 तथा 2 में रखने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में रखने पे, 2 में रखने पर रख दो। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 को हमने माना था 1/x - 1 बराबर a, और समीकरण 1 है, और समीकरण 2 को हमने माना था 1/y - 2 बराबर के b, ये हमने माना था। अब देखो सिंपल रख दो तो हो जाएगा 1/x - 1 बराबर ए का वैल्यू कितना है 1/3 आ गया, और यहाँ पे रखोगे तो हो जाएगा 1/y - 2 बराबर बी का वैल्यू भी उतना ही आया है 1/3। इसे हल करोगे तो x-1 को गुणा 1 में करोगे तो तुम्हारा x-1 ही आने वाला है, बराबर 3 को गुणा 1 में करोगे तो 3 आएगा। y-2 को गुणा 1 में करोगे तो आ जाएगा y-2 बराबर 3 को गुणा 1 में करोगे तो आ जाएगा 3। अब ये हल करोगे तो हो जाएगा x बराबर 3, -1 उधर जाएगा तो +1, x बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 आ जाएगा। ऐसे हल करोगे तो y बराबर 3, -2 उधर जाएगा तो +2, y बराबर के क्या आ जाएगा 5। यह आपका राइट आंसर हुआ, यह आपका आंसर है। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा वही स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है, पूरा का पूरा आंसर आप लोगों को आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।